नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट भी डाल देता हूँ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के बारे में मैंने बताया था, वो सल्यूट जो आयोनिक नहीं होता, नॉन आयोनिक होता, बराबर, जो चार्ज नहीं रहता है। हाँ जैसे ये सल्यूट को उसमें ऐड करेंगे तो इसकी ये चार प्रॉपर्टी है एक सोल्यूशन की, नॉर्मल कोई भी लिक्विड हो उसकी चार प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये जो चार प्रॉपर्टी बदल गई है ना, ये चार प्रॉपर्टी को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बदली क्यों है, ये प्रॉपर्टी बदली है इसके अंदर हम लोग ने सॉलिड पार्टिकल थे उसकी वजह से। तो मैं बोलूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेना देना किससे होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बदलना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर होता है, ना कि उसके नेचर पे। नेचर कुछ भी हो, डजंट मैटर। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, अगर तुम्हें कितना मात्रा होनी चाहिए, 0.2 मोलारिटी होना चाहिए। अब देखो ऐड करने पे क्या बदला, मेरा जो वेपर प्रेशर जो पहले ज्यादा था अब लोअर हो गया, जो बॉइलिंग पॉइंट पहले कम था वो अभी बढ़ गया है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, बरोबर। जो चीज जल्दी फ्रीज बन रही थी अब वो लेट फ्रीज होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी बढ़ावत आ गई है। अब हम लोग को क्या सर करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब? मेरे को पता है तू पूछेगा, ये सब के बारे में इंडिविजुअल स्टडी करना है, वो उस वक्त हम लोग पूरा डिटेल में देख लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या है, ठीक है। क्योंकि ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस है ये, तो ऑस्मोसिस तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। तो कॉलिगेटिव का मतलब क्या समझ में आया, जो सॉलिड पार्टिकल ऐड करने पर जब किसी सॉल्यूशन की जो चार प्रॉपर्टी बदलती है, इस चार प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, फोर प्रॉपर्टी को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कॉलिगेटिव में ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है, कलेक्टेड टुगेदर, किसी चीज को कलेक्ट करना। यहाँ पे कलेक्शन क्या है, ये कलेक्शन एक्चुअली ये चार प्रॉपर्टी तो है जो किसकी वजह से बदली, उसके अंदर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऐड करने की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक कंडीशन भी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कि जो सॉलिड पार्टिकल तुम लोग जो ऐड करो वो इक्वल या लेस देन 0.2 मोलर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मात्रा में तुम लोग भर भर के डाल दोगे तो इस तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आएगी। फिर लास्ट टाइम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की भी स्टडी कर ली थी कि लोअरिंग ऑफ वेपर हाँ प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। फिर उसके बेस पर रॉल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देखा था, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था और उसकी मदद से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन सॉल्व किया था। फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था मोलार मास का, एक कोई आया लगता, कौन आ गया, अरे अरे आया और गायब हो गया क्या, हेलो, चला गया लगता, अच्छा वापस आया, हेलो हेलो, आवाज आ रही है कुलसुम, हेलो। हाँ सर आ रही है। हाँ तुम लोग का आ रही है, जो अभी नहीं आई ना, हेलो, चली गई क्या, कितने लोग कनेक्ट है, अभी तीन ही है ना। है सर अभी भी। हेलो, अच्छा तुम लोग ही हो ना। हाँ वो भी है सर, एमडी तालिब से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ हाँ अभी सही है, आवाज आ रही है हाँ सर वो ऑटो कनेक्ट पे कर दो उसको। ऑटो करेक्ट ना, एक्चुअली सर ने वो मंगवाया है लेकिन मेरे से ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो कुलसुम, आवाज आ रही है, हेलो, चलो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ अभी आ रही है आवाज, किसके घर से आ रही है, हेलो कुलसुम, आवाज आ रही है कुलसुम, हेलो, नो रिप्लाई, ठीक है कंटिन्यू करते।
फिर हम लोग ने लास्ट टाइम रिलेटिव रिलेशन बिटवीन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कर लिया था, और ये जो रिलेशन है ना हम लोग कंटिन्यू सबके साथ करते रहेंगे, ठीक है। हेलो, अब आएंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम लोग को पता है कोई लिक्विड जब बॉईल होता है तो उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, पर ये डेफिनेशन ओल्ड हो गई है, अब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे आना पड़ेगा। तो कोई यहाँ पे लिखी हुई है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये याद रखो, ये डेफिनेशन जब भी कोई बोलेगा ना व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम लोग को यही लिखना है। 2017 के एग्जाम में ना बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही पूछा गया था, तो क्या बोलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक। जब दो प्रेशर इक्वल हो जाएंगे ना तब वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, बोलने का मतलब ये। अब ये ग्राफ को हम लोग को समझना है। ग्राफ में ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिया हुआ, जो वाई एक्सिस है वो वेपर प्रेशर है, जो वाई एक्सिस है वो वेपर प्रेशर है, और जो एक्स एक्सिस है वो टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे मैंने एक P01 लिखा है यहाँ पे। अब ग्राफ पहले बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। पहले ग्राफ में देखो सॉल्वेंट लिखा हुआ है। सॉल्वेंट क्या, एक प्योर पानी होता है। प्योर पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर होता है, तो जाहिर बात है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो टेम्परेचर बढ़ा उसी वक्त वेपर प्रेशर भी उसी फटाफट बढ़ रहा है। ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ जो लिक्विड है वो फटाक से वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है, बरोबर। हाँ। तो दोनों चीज कैसे हो रही, इक्वल हो रही, इक्वल नहीं हो रही मतलब फास्ट हो रही है, मतलब कम टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा सॉल्वेंट वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया, P01। इधर पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन मारी है, ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि अगर ये बॉर्डर को क्रॉस करके लाइन ऊपर जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा जो मेरा लिक्विड है ना वो वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कौन से फॉर्म में, लिक्विड में ही, मतलब बॉईल हो रहा है। ये वो प्लेस है जहाँ से वो आप किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्योर, तो मैंने ये जो लाइन में लिख दिया P01, उसके नीचे जो टेम्परेचर उस पर लिख दिया T0B। T0 क्यों लिखा है, नॉट जब भी जीरो रहेगा ना तो समझ जाएगा प्योरिटी को बता रहा है कि मेरा जो वेपर प्रेशर या जो भी बॉइलिंग पॉइंट है ना एकदम प्योर है। और हमारा पानी कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, 100 डिग्री में बॉईल हो जाता है, बरोबर। और उसी डिग्री पे वो वेपर प्रेशर में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, एक इम्प्योर पानी डालता हूँ। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जो दूसरा ग्राफ दिख रहा है दूसरी लाइन, ये इम्प्योरिटी की है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ऐड है, बरोबर, यानी ये अपना एक क्वालिटेटिव सोल्यूशन है। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर किसी सोल्यूशन में तुम इम्प्योरिटी ऐड करते हो, सॉल्यूट ऐड करते हो, तो पहला तो उसका वेपर प्रेशर देखो उससे डाउनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, यानी अगर तुम टेम्परेचर दो या मत दो वो कुछ हद तक उसका वेपर प्रेशर रहेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ऊपर की बनिस्पत यहाँ पे जो वेपर प्रेशर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बरोबर। अभी तक वो हीट ही हो रहा है, बॉईल नहीं हुआ अभी भी। देखो अब ये प्लेस वो है, प्लेस है जहाँ पर ये ऊपर वाला प्योर सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो गया था, अभी भी वो आधी पोजीशन पे ही है, अभी तक वो पहुंचा ही नहीं वेपर प्रेशर में, यानी अभी तक अपना लिक्विड बॉईल हुआ ही नहीं। अब और हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वेपर प्रेशर भी साथ में बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे, अब जाकर वो यहाँ पर पहुंचा, बराबर। सोल्यूशन को डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ा वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होने। अब जैसे ये पॉइंट में आएगा, अब ये जो मेरा लिक्विड है, सोल्यूशन है, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर प्रेशर में, यानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींचूंगा यहाँ पर, मतलब यहाँ तक के डिस्टेंस को आने में इसको कितना टाइम लगा, ये वो प्लेस रहेगा। और इसके भी मेरे को क्या बताना पड़ेगा, इसके भी मेरे को टेम्परेचर के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये लाइन के इसको बता रही है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन को, और ये जो लाल कलर की लाइन है वो टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन को बता रही है। दोनों पे मैंने नॉट नहीं लगाया है। नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सोल्यूशन होता है वो इम्प्योर होता है ना, और जब कोई चीज़ में सॉल्यूट ऐड करता है तो उसकी प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। हमने पढ़ा था ना कॉलिगेटिव में कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब जो चीज़ जल्दी आनी चाहिए अब वो लेट आएगी। समझ में आया? तो ग्राफ क्लियर है? पक्का? अरमान, कैस? हाँ सर। कुलसुम, अब ये जो है PS और P01, ये डेल्टा टीवी एक बार वापस समझा दो ना। डेल्टा टीबी अभी बताता हूँ। ये ना रिलेशनशिप को बता रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का फर्क आ रहा है, इसको ही डेल्टा पी बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रेशर, दोनों के प्रेशर में कितने का डिफरेंस है, कितने का रिलेशन है। डिफरेंस का मतलब ये होता है ना रिलेशन,
तो काफी बड़ा रिलेशन दिख रहा है, तो उस रिलेशन को रिलेटिव प्रेशर और डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। या हम लोग बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा, राइट। तो डेल्टा डिफरेंस को बताता है। इसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर का भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी। समझ में आया, दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्यों आया, तो यहाँ पे देखो लिखा है सोल्यूशन में इस तरह का बिहेवियर क्यों आ रहा है, दस एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हम लोग एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें, ऐसा सोल्यूट जो हमारी वोलेटिलिटी, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू इवेपरेट, जो इवेपरेशन प्रोसेस है उनको खराब कर दे। हम लोग ऐसा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो खराब हो गया। उसको जल्दी बॉइल होना चाहिए, तो वो प्योरिटी के बेस पर लेट बॉइल हो रहा है, बरोबर। दस इंक्रीज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर मुझे पता करना है दोनों के बीच में, अगर मेरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो कितने का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर बताया टीबी। टीबी को पहले क्यों लिखा, माइनस टीबी नॉट। टीबी अपना ये, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ रहा है, जो चीज बढ़ती है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने उसको पहले लिखा। यहाँ पे कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव समझ में आ जाता है, बरोबर। अब जो प्योर वेपर प्रेशर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी बॉइल हो जा रहा है, इसलिए उसको माइनस से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बरोबर। समझ में आया इक्वेशन कैसे बना है। तो इस इक्वेशन में दोनों बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बताया। दोनों में ये बता रहा है कि टीबी जो है ना, उसको बॉइल होने पे, पेपर बनने में टाइम लग गया, बरोबर। वही जगह जब ये यहाँ तक आया, उस डिस्टेंस पर जो मेरा प्योर सॉल्वेंट था वो बॉइल होके वेपर बन चुका था, वही प्लेस पर ये अभी भी आधे डिस्टेंस पे ही है। अभी भी इसको बॉइल होने में और आधा डिस्टेंस और कवर करना पड़ा, यानी इसको बॉइल होने में ज्यादा टाइम लगा, यानी इसको बॉइल होने में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ी, इसको बॉइल होने में ज्यादा टाइम लगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ ना। और जो चीज को ज्यादा टाइम लगता है उसको ज्यादा क्वांटिटी लगती है, तो ज्यादा क्वांटिटी को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसके पास में क्या लगूंगा, प्लस साइन लगा दूंगा। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि उसको बॉइलिंग होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, और जिसको कम टाइम लग रहा है उसके पास में माइनस साइन लगाऊंगा क्योंकि उसको बॉइल होने में कम टाइम लग रहा है ना। तो इसलिए मैंने बोला इसका जो प्योर सॉल्वेंट होता है इसका ही ग्रीन लाइन है ना, जो प्योर पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी बॉइल हो जाता है, 100 डिग्री में ही बॉइल हो जाता है। और जब हम इसमें कुछ ऐड करते थे ना, तो वही चीज को बॉइल होने में हो सकता है 150 डिग्री लग जाए। यानी यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं दोनों में। तो ये डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ सोल्यूट लिखा है ना, व्हाट वी आर एडिंग, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग ने ऐड किए। तो उसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट क्यों आया, बिकॉज ऑफ हमारे पास दो सोल्यूशन थे। एक प्योर सॉल्वेंट था, जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बरोबर। इन दोनों के फर्क को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया। और यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन है यही अपना एक डेफिनेशन का काम कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वो बढ़ क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। ये प्रेशर का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तुमने जो मस्ती की ना उसमें जो सॉलिड ऐड किया है उसकी वजह से ये सब चीज में गड़बड़ आ गई, बरोबर। ये जो फर्क आ रहा है ना टेम्परेचर का, ये प्रेशर का, ये क्यों आया, इसके बारे में हमें बता रहा है क्यों आया, इन दोनों की वजह से। मतलब बोलने का मतलब सॉलिड ऐड करोगे ना तो दो चीज साथ में बदलेगी, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ टेम्परेचर में फर्क है, दोनों चीज साथ में चेंज हो रही। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और यही तो अपनी डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। क्या पढ़े हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बरोबर। यानी अगर आपके वेपर प्रेशर में बदलाव आएगा तभी वो चीज बॉइल होएगी, बरोबर। और ज्यादा बॉइल करोगे तो फिर वेपर प्रेशर बोलते भाप में कन्वर्ट होगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। एक और चीज नीचे देखो, एक और इक्वेशन लिखी है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होती है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, याद है। यानी ये मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला है, यानी कितनी मात्रा में तुमने उसमें सॉल्यूट डाला वो बताएगा कि कितना उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बदलाव आएगा। फॉर एग्जांपल तुमने देखा बच्चे घर में क्या करते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं,
दूध के अंदर शक्कर डाल के उसको फ्रीजर में रख देते हैं, फिर जब फ्रीजर से बाहर निकालते तो एकदम करंची टाइप की आइसक्रीम बन जाती है ना। हाँ तो तुम लोग ने एक चीज ऑब्जर्व की, जो बाहर वाले आइसक्रीम बनाते वो लोग कितनी भी देर तक फ्रीजर के अंदर रखे, जब भी बाहर निकालते एकदम करंची आइसक्रीम रहती, मुलायम रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा फर्क क्यों आ रहा है? स्पेसिफिक टेम्परेचर तक जाता है ना वो। नहीं, टेम्परेचर तो हाई देते हैं, उसके बाद भी क्यों बदलाव नहीं आता? बिकॉज उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड है, शुगर ऐड है, फ्लेवर ऐड है, ये सब क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनको ऐड करने से क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अप टू द मार्क पहुंच ही नहीं पाता है। ऐसी चीज को तुम हीट भी करोगे ना तो भी वो जल्दी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब मान लो अगर पानी को गर्म करने में 10 मिनट लग रहा है बॉईल होने में, तो वही जगह जब तुम इम्प्योरिटी ऐड करते हो ना तो वही चीज को बॉईल होने में 15 आधा घंटा भी लग सकता है। यानी इतना फर्क आ जाता है चीजों में, समझ में आया? तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा वो डिपेंड करता है उसके अंदर आपने सॉल्यूट पार्टिकल कितना ऐड किया है। तो एम अपना मास ऑफ सॉल्यूट या मोलालिटी भी बोलते हैं। मोलालिटी इसी चीज को बताती है, क्वांटिटी, आप कितना सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हैं। बरोबर, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाँ कि कोई डाउट आया? क्लियर है समझा। कि अगर ये समझ में आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट इसका अपोजिट है। फ्रीजिंग पॉइंट पूरी कॉपी है, सिर्फ यहाँ पे जो बी है ना वो बी की जगह पर एफ लिख देने का, बाकी पूरा डेरिवेशन सेम है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इधर पे अगर डाउट है तो पूछ लो, तो मैं आगे मेरे को परेशानी नहीं होगी, फ्लेक्सिबल जाएगा एकदम। क्लियर है? हाँ चलो, अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो के लगाना पड़ेगा। अब मैंने के कौन सा लगा, के बी लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट है ना वो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं है। अब इसके लिए बहुत सारे नाम है, मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब सबका एक ही है, बस एक कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो मैथ्स के नियम में हमने लगा दिए, बरोबर। अब सेकंड क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट, ये टी सिंबल टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। और यहाँ पर ये जो है ये एक्चुअली मास नहीं है, मोलालिटी है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मैंने देखो वही लिख दिया, नंबर ऑफ मोल अपॉन सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बरोबर। तो मोल किलोग्राम इनवर्स, समझ में आया? हाँ सेकंड में क्या करेंगे, के बी को इधर ही रहने, तो इस एम को लेफ्ट साइड ले लो, तो एम को उस तरफ लूंगा तो के बी का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो मैं बोल, यानी मैं ये कांस्टेंट की भी वैल्यू पता कर सकता हूँ अगर मेरे को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी दिया हो, समझ में आया? अब इसका यूनिट क्या होगा, तो डेल्टा टी बी का है यूनिट केल्विन और मोलालिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम मोल इनवर्स, समझ में आया? तो घुमा फिरा के वही चीज को बना रहा है। अब यहाँ पर केस क्या बोल रहा है कि ऐसा वक्त आएगा जब मेरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बराबर हो सकता है। कब? जब मेरी मोलारिटी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1। तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो वही चीज को घुमा फिरा के डेफिनेशन बना रहा है। अब 1 मोल और 1 किलोग्राम का ऐसा है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल अप क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। तो उसी चीज को तो बढ़ा चढ़ा के इसमें लिखा है, ये फॉर्मूले का ही दोनों डिस्कशन यहाँ पे लिख दिया है। या तुम इसको आसान डेफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, ऐसा भी बोल दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है कांस्टेंट की। ये फॉर्मूला के बेस पे बनी क्योंकि m का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बरोबर। तो यहां पर क्या बोल रहा है, m1 है, अगर m1 है तो ये दोनों भी तो 1 हुए, बरोबर। तो अगर ये दोनों 1 हुए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, बरोबर। और नीचे वाले भाग का क्या है, डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बरोबर। तो लिखने का स्टाइल है, बाकी चीज वही है, घुमा फिरा रहा है। क्लियर है ये पार्ट? आगे बढ़े। अब हम लोग को वापस से रिलेशन किसके साथ देखना है, रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। ये जो रिलेशन है ना मोलर मास का, वो सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ हम लोग करने वाले, फ्रीजिंग के साथ भी रिलेशन करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ भी रिलेशन करेंगे। और ये जो रिलेशन है एग्जाम में आता ही आता है, कितने मार्क्स का है, 2 से 3 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन,
ये आएगा ही आएगा, हायर चांस रहते हैं इसके आने के। अब देखो रिलेशन कैसे निकालते हैं। पहले ये हम लोग ने फॉर्मूला बना लिया था, बरोबर, ये डेफिनेशन के बेस पे ही बन गया। ये एम क्या है तो मैंने बताया, एम एक्चुअली क्या है, मोलालिटी है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मैंने पहले ही बताया, 2 का मतलब क्या है, नंबर 2 रिप्रेजेंट अ सॉल्यूट, राइट, एंड 1 रिप्रेजेंट अ सॉल्वेंट। रिमेंबर, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सॉल्वेंट को। रिमेंबर, तो मैं इसलिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट को N2 लिख सकता हूँ, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास को मैंने W से रिप्रेजेंट किया। W1 क्यों लिखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बरोबर। अब मुझे एक और चीज पता है, मोल का भी तो फॉर्मूला है। मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल डेफिनेशन का फॉर्मूला भी है ना मोल का, वेट अपॉन गिवन वेट, याद है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो गिवन वेट किसका, सॉल्यूट का, और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका, सॉल्यूट का। अगर 2 है तो दोनों पे 2 लगाएंगे, तो ये भाग एक्चुअली इसका है, और W1 एज इट इज लिख दिया। ये वाला पार्ट क्लियर है, यहां तक स्टेप क्लियर है, काहे सरमान, नहीं सर। ये वाला स्टेप समझा तुमको, पहला डेफिनेशन, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, हमको हाँ, इसी पहला को कन्वर्ट किस में करना है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पे, बरोबर। ये वाला स्टेप समझा, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्लियर है। सेकंड स्टेप, हाँ सर। इस स्टेप में क्या किए, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखा है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, मैं पैड का इस्तेमाल करता हूँ, माउस से लिखने मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है। ये देखो, अरे ये क्या खुल गया, इसी से बंद करता हूँ। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एक्चुअली अप्लाई किया। एक मिनट, इसी तक, अब कहाँ है, सही आ रहा है। हाँ, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये पता है ना फॉर्मूला मोल का। इस फॉर्मूला का मैंने 10वीं क्लास में बहुत यूज किया है। तो यहाँ पर अपना क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट को N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर बात है वेट भी क्या हो जाएगा, W2, और मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा, 2। तो मैंने क्या किया, उसी चीज को N2 की जगह पर, ये N2 की जगह पे हम लोगों ने, ये देखो, ये गिवन वेट इज W2 और मॉलिक्यूलर वेट इज MW2। अब समझ में आया। हाँ सर। और ये जो W1 है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, अंडरस्टूड। मुझे क्या रिलेशन बताना है, मेरे को रिलेशन बताना है मोलार मास। मोलार मास किसको बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को ही तो बोलेंगे, बरोबर। मुझे इसका रिलेशन बताना है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे। तो रिलेशनशिप भी अपन घुमा फिरा के बनाने वाले कैसे भी। अब मैं क्या करूँ, ये W2 है ना, MW2, उसको इधर ले लूंगा, और इस डेल्टा TB को इधर शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बरोबर। ये लोग दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, तो क्या हो गया, MW2 इज इक्वल टू KB W2 अपन डेल्टा TB W1 हो गया। रिलेशनशिप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या रिलेशन बता रहा है, अगर किसी चीज के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यदि सॉल्यूट बढ़ेगा तो एलिवेशन कम आएगा। ये दोनों उल्टा काम करते हैं ना, समझ में आया। जो भी है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इस कोई भी कंडीशन, अगर एक कंडीशन पता करना है और बाकी कंडीशन दी है तो हम लोग सॉल्व करके पता कर सकते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट। हाँ सर। अब यहाँ पर राइट साइड में यूनिट टी है तो मैं वो रीड नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये बताया है कि W1 का यूनिट क्या है, W2 का यूनिट क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं फ्रीजिंग पॉइंट को भी समझा देता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आप वापस से बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पर दिख रहा है B, दिख रहा है B, तो क्या करो, हर जगह B को किससे रिप्लेस कर दो, F से। तो किसका इक्वेशन फॉर्मूला बन जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का। यानी B की जगह में क्या डालूंगा, F, B की जगह क्या डालूंगा, F। समझ में आया गेम क्या है। सेम यहाँ पर भी K B था ना, उसकी जगह F कर दो। तो यहाँ पर मोलार एलिवेशन की जगह लिखते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जगह लिखते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया क्या, सिर्फ वर्ड चेंज हो रहे, बाकी चीज वही है। समझ में आया। B की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, F। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हम लोग ने रिलेशन निकाला ना, इसमें क्या करो, ये जो B लिखा है ना, उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, B की जगह। सर आवाज गई। हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ, आई। अब जहां पर भी तुमको B दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख देने का, F। समझा गेम क्या है। इधर पे भी क्या लिख देंगे, F। इधर पे भी क्या लिख देंगे, F।
समझ में आया? तो ये किसका रिलेशन बनेगा? मोलर सॉल्यूट किसका रिलेशन बनेगा? एफ ही चेंज होगा ना, हाँ, तो फ्रीजिंग मतलब पॉइंट का बी की रिलेशन, जगह बी की हाँ जगह सिर्फ एफ आएगा, सिर्फ बाकी एफ के लिखा, तो ये फ्रीजिंग M, पॉइंट का W रिलेशन सब बन same जाएगा। रहेगा। यस, तो फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन आ जाएगा। समझ में आया? इजी है कि नहीं? क्योंकि आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ तो वहाँ पे फिर मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, रिलेशन डेरिवेशन। सिर्फ तुम लोगों को मैं ग्राफ समझा देता हूँ, उसका ग्राफ थोड़ा उल्टा जाता है। अब आते हैं अपन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? जैसे बॉइलिंग पॉइंट का बनाए थे ना डेफिनेशन, बिल्कुल वैसी फ्रीजिंग पॉइंट का बनाएंगे। समझ में आया? तरीका वही रहेगा बनाने का। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो देखो डेफिनेशन का इजी ट्रिक बताता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। सिर्फ ये याद रखो, ऐसा फॉर्मूले की तरह लिख लो। समझ में आया? तो कोई भी अगर तुमको पूछता है व्हाट डू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, तो तुम लोग क्या बोल दोगे? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देना है, ऐसा मत बोलना फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा मत बोलना, ये सब बचकानी डेफिनेशन है, नहीं चलेगी यार, मार्क्स भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ऐसा रॉन्ग कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, फिर तुम लोग बोले अरे ऐसा कैसा रॉन्ग किए, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैन इसका ग्राफ है क्योंकि इसका ग्राफ उल्टा जाता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, बरोबर, ये मेरा एक्स, वाई एक्सिस क्या है? वेपर प्रेशर, यानी मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, बरोबर। अब जाहिर बात है हम लोग लिक्विड से किसकी तरफ जा रहे हैं? डेफिनेशन क्या बना था? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, राइट? यानी मैं लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाऊंगा ना, क्योंकि फ्रीज करना है ना मुझे, तो स्टार्टिंग में मेरा टेम्परेचर ज्यादा होगा, बरोबर, यानी मेरा वेपर प्रेशर भी क्या है? ज्यादा है। तो जाहिर बात जब ज्यादा है तो वो कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो जाहिर बात है मेरा वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? घट रहा है, बरोबर। जैसे जैसे और पीछे जाऊंगा वैसे वैसे और मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्योर फ्रीजिंग पॉइंट का पॉइंट है। ये मैंने एक स्टेज बता दी, मैंने ये बताया कि अब ये स्टेज से अगर ये आगे बढ़ा तो ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरा लिक्विड सॉलिड आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। चलो आगे भी बढ़ते हैं, देखते क्या होता है। तो ये ग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये मेरा प्योर सॉलिड जब इसके भी आगे बढ़ेगा, ये वाला ग्राफ देखो ना, ये नीचे वाली लाइन मत देखो, तो क्या हो रहा है कि अब वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? फ्रीजिंग में, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? अब ये क्यों हो रहा है आइस में कन्वर्ट? क्योंकि ये मेरा प्योर सॉलिड है। कोई भी चीज प्योर होती है तो उसको हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जहाँ पे इसको स्टॉप किया था तो उसके नीचे मैंने टी नॉट एफ लिखा और इधर पे मैं क्या लिखूंगा? पी नॉट 1 लिखूंगा। 1 क्यों लिख रहा हूँ? कि सॉल्वेंट है, बरोबर। सॉल्वेंट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये? हाँ। सेकंड केस में क्या होगा? सोल्यूशन लिया। अब जाहिर बात सोल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम रहेगा, तो इसलिए मैंने इसके नीचे बनाया है सोल्यूशन को। रीजन क्लियर है? क्योंकि सोल्यूशन इम्प्योर होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी अच्छा नहीं होगा, ना ही उसका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। अब जाहिर बात है यहाँ से जब मैं इसको फ्रीज करना शुरू करूंगा तो ये सेम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर साथ में घटेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर रीच हो गया, यहाँ पर मेरा जो प्योर सोल्यूशन सॉल्वेंट था वो फ्रीज होकर आइस बन गया, पर अभी भी ये नहीं बनेगा, अभी भी और आगे बढ़ रहा है और बोलते ना और आधा डिस्टेंस कवर करेगा। ये आइस बन चुका है, अभी भी ये आइस बना नहीं है। जैसे ही ये पॉइंट में रीच होगा वैसे ही अब मेरा वो पॉइंट भी क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? सोल्यूशन भी आइस में, यानी उसको दोगुना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ये जो फर्क आ रहा है ना दोनों के बीच में, ये प्रेशर का फर्क है, बरोबर। फर्क तो रहेगा ही ना, एक प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर हाई होता है और जिसका जो इम्प्योर होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। बिल्कुल उसी तरह से टेम्परेचर में भी फर्क क्यों आया? क्योंकि जो चीज प्योर होती है वो जल्दी फ्रीज हो जाती है, तो इसलिए वो जल्दी फ्रीज हो गई, और जो सोल्यूशन है वो इम्प्योर, इसलिए वो जल्दी फ्रीज नहीं हुआ, टाइम ले लिया। ठीक है, तो ये जो आया वो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो डिफरेंस है वो क्या है? वेपर प्रेशर रिलेशन, क्या बोलेंगे इसको? वेपर प्रेशर का डिफरेंस आया आसान भाषा में। तो अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम टू सेम है कि नहीं?
सिर्फ बी की जगह पे क्या रखा गया है, एफ। बाकी ये फॉर्मूला हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा था, याद है? बस उल्टा रख दिया है, टी नॉट को पहले रखा गया है। टी नॉट को पहले क्यों रखा गया? क्योंकि जल्दी फ्रीज हो रहा है, बरोबर, टेम्परेचर जल्दी। और टी एफ को लेट क्यों रखा गया? क्योंकि उसको फ्रीज होने में टाइम लग रहा है, बरोबर, इसलिए नेगेटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट किया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बाकी इक्वेशन सब कुछ तो सेम ही है, सिर्फ इसका ग्राफ समझना था, बाकी कुछ नहीं समझना रहता है इसमें। तो आगे बढ़ जाए हम लोग फटाफट। देखो सेम फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बॉइलिंग पॉइंट में था सब कुछ सेम ही रहेगा, वर्ड क्या चेंज होगा, जहां जहां बॉइलिंग पॉइंट आएगा वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट लिख देंगे। और इसका भी रिलेशन अगर देंगे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट से तो सेम रहेगा। देखो क्या हो गया, बी की जगह पे क्या आ गया, एफ आ गया, बरोबर, बाकी चीज वही है। इवन आगे चलकर भी जो कॉन्सेप्ट है, देखो ना कांस्टेंट में क्या आ गया, के बी की जगह के एफ आ गया, बरोबर। ये देखो ये है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन। देखो मैं फटाफट दिखा दे रहा हूं, सेम है कि नहीं चीज है, सिर्फ बी की जगह क्या आ गया है, एफ आ गया। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। ऑस्मोटिक को समझना है तो पहले ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, तो ये कंटेनर में ऐसा पाइप दिख रहा है, ये पाइप वाला हिस्सा है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। इस पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी है। मेम्ब्रेन, ये दो तरह से मेम्ब्रेन बनाए जाते हैं, एक एनिमल मेम्ब्रेन होता है और एक प्लांट मेम्ब्रेन होता है। कोई बता सकता है कौन सा मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा अच्छा होता है, एनिमल या प्लांट? ये तुम लोग ने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हाँ सर, याद एनिमल मेम्ब्रेन सबसे अच्छा होता है। प्लांट मेम्ब्रेन्स में पोर्स बहुत होते हैं, होल्स बड़े बड़े होते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो होल्स होते हैं काफी छोटे होते हैं। तो अगर ज्यादा तुमको फिल्ट्रेशन चाहिए तो एनिमल मेम्ब्रेन यूज करो। तुमने वो पर्चा करके नाम भी सुना, बहुत सारे सेमी परमेबल फिल्टर पेपर आते हैं ना, उनको ही मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। तो पर्चा समथिंग बहुत सारे नाम है, ए स्टार, बहुत सारे पेपर्स आते हैं। अब मैंने क्या करके वो मेम्ब्रेन्स को यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब मेरे को पता है कि पानी हमेशा कैसे फ्लो करता है, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ फ्लो होगा ना पानी हमेशा, सही है कि नहीं? हाँ। तो हाई वेपर प्रेशर कहाँ पर होता है, जहाँ पे पानी प्योर होगा। लो वेपर प्रेशर कहाँ पर होगा, जहाँ पर पानी इम्प्योर होगा। प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है कि वहां का कॉन्सेंट्रेशन कम है। और लो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कि पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अपना जो पानी है कैसा फ्लो करेगा, प्योर से इम्प्योर की तरफ बहेगा। तो फायदा क्या फिर फिल्टर पेपर का? समझ में आया क्या इशू है? कि पानी की प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोसिस प्रॉपर्टी क्या देता है कि हम हमेशा हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर का मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो कहाँ पे करना है, लो वेपर प्रेशर पे, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा ज्यादा है, बरोबर। हाँ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ में आया? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो विच अलाउ सॉलिड मॉलिक्यूल बट नॉट द सॉलिड मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। एग्जांपल कॉपर फेरोसाइनाइड, सेलुलोज नाइट्रेट, एनिमल ब्लैडर एक्सेट्रा, ये सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनका काम क्या है, परमिशन देना। ये सिर्फ सॉलिड पार्टिकल को परमिशन नहीं देते। देखो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, जहां पर सॉलिड पार्टिकल नहीं होंगे वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बरोबर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, याद है ना? नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, अच्छे से लिखते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, राइट। किसी सोल्यूशन के अंदर कितना सॉलिड पार्टिकल है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हाई है, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है। और फ्लो हमेशा कैसे होता है, उल्टा ही होता है, बरोबर। प्योर की जगह से इम्प्योर की तरफ होगा, बरोबर। और आगे बढ़ना है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोई चीज प्योर से इम्प्योर की तरफ क्यों बढ़ रही है? तो बोलते हैं कि ऐसा क्यों और कब तक बढ़ते रहेगी। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि पानी के पास ना कुछ एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को उसने नाम क्या दिया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दिया। तो ये एक तरह का प्रेशर है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवा रहा है, ठीक है। उस प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक नाम दिया गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो फ्लो हो रहा है ना उसको उल्टा फ्लो कराना है। तो उल्टा फ्लो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जो इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ। तो हम यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। अब मुझे इसी फ्लो को क्या करने का, उल्टा करना है।
तो अगर मैं इस फ्लो को उल्टा कर देता हूँ तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे अपने घर में करते हैं ना, ये क्या बोलते हैं बाथरूम में टॉयलेट में मारते हैं सब, पंच करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ मैं प्रेशर अप्लाई। अब जोर से यहाँ से अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो जारी बात है ये जो फ्लो उल्टा होगा। कब फ्लो उल्टा होगा, जब मेरा जो प्रेशर है ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए। समझ में आया? अब जारी बात है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से अगर मेरा फ्लो ज्यादा हो जाता है तो जारी बात है ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है, अभी पानी कैसे जा रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ, तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल ये बम्बार्ड करेंगे, किससे बम्बार्ड करेंगे, इस सेमी परमेबल से टकराएंगे। ये टकराने को क्या बोलते हैं, बम्बार्डमेंट कब बोलते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बरोबर, मतलब मैं इतना प्रेशर दे दूं या तो इसके बराबर हो जाए या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तभी उल्टा फ्लो होगा ना। इस उल्टे फ्लो को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। अगर आप प्रेशर अप्लाई करके किसी फ्लो को उल्टा कर दो, मतलब नेट फ्लो ऑफ सॉलिड इनटू द सॉल्यूशन, बरोबर, सॉल्यूशन का फ्लो सॉलिड में डाल दो, तो इस फ्लो को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फायदा क्या है, तो जितने में एक्वागार्ड सिस्टम है इसमें क्या होता है, हम इम्प्योर पानी को प्योर बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, जब ऑस्मोटिक होगा उसके अंदर। समझ में आया? इम्प्योरिटी प्योर की तरफ भागेगी। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूशन, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सारी बात है ये हम लोग जो अप्लाई करो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बरोबर। इस एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है। कहां पर बम्बार्डमेंट में होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है, बरोबर, जो बीच में बॉर्डर है ना जो रोक रही है उस सॉल्यूट को जाने पर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ मस्ती की, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक सिंबल यूज किया है। क्या सिंबल यूज किया है, पाई यूज किया है। मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बढ़ेगा या घटेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा बम्बार्डमेंट होगा ना। ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा कब, जब सॉल्यूट पार्टिकल कम होंगे, क्योंकि उतनी कम तकलीफ होगी ना, बम्बार्डमेंट कम होगा, पानी जल्दी फिल्टर हो जाएगा। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर का लेना देना ना कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल पे। समझ में आया? क्लियर है कैस, अरमान? आगे बढ़ो। समझा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर मैं जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ बाय एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स से कर, एक्सटर्नल मैकेनिकल मतलब हाथ से अप्लाई कर रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, तो हम लोग जो अप्लाई करते हैं ना उसको मैकेनिकल प्रेशर बोलते हैं। तो जब भी मैकेनिकल है समझ जाने का, मशीन या अपन खुद अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो ये अपोजिट भाग रहा है। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन में, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी वर्ड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है वो मशीन जिसमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर किया जाता है। ये जो मशीन बनाई गई थी एबे नॉलेट ने बनाई थी। यहाँ पर देखो रीडिंग है, एक ग्लास ट्यूब दिया गया है, ये एक बीकर है, बीकर के अंदर ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये हमारा ये है मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है थिस्टल फनल है, इसके अंदर मैंने शुगर सोल्यूशन डाला है। ठीक है, अब जारी बात है शुगर सोल्यूशन इम्प्योर पार्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसकी इम्प्योर, इसके अंदर क्या ऐड करना है। अगर मैं नॉर्मल पानी फ्लो हो तो नॉर्मल फ्लो को ऑस्मोसिस बोलेंगे, बरोबर। तो नॉर्मल फ्लो में क्या होगा, सारा के सारा पानी शुगर के साथ मिक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कोई प्रेशर अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ऑस्मोटिक होएगा। इस शुगर के पार्टिकल इधर ही रुक जाएंगे और यहाँ से परमेबल मेम्ब्रेन से फिल्टर होके साफ पानी बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कैसे काम करता है ये। तो ऑस्मोटिक के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, पर ऑस्मोसिस अपने आप हो जाता है। समझ में आया, कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऑस्मोसिस ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उल्टा ऐसे जाएगा पानी, है ना। देखो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को किस तरह से दिखाया यहाँ पे पिक्चर। और वो जो साइंटिस्ट है ना एबे नॉलेट, ये है वो साइंटिस्ट। ठीक है, और ऑस्मोटिक करना है तो प्रेशर अप्लाई करने को इंजेक्शन की तरह अप्लाई किया जा रहा है प्रेशर। समझ में आया, दोनों प्रोसेस इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, एबेड और नॉलेट के एक्सपेरिमेंट में कुछ ड्रॉबैक थे, पर ये मैं ड्रॉबैक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी बुक में ये सब कुछ रहेगा, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद ही गो थ्रू कर लो इसको। कोई डाउट है तो पूछ लेगा, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, गो थ्रू कर लो। कुलसुम, कुलसुम है कि गई? हेलो, अरे आवाज आ रही है कुलसुम, बोलना चाहिए ना। तो तुमको स्टार्टिंग से ही आवाज आ रही थी कि प्रॉब्लम हो रहा था स्टार्टिंग में?
स्टार्टिंग हाँ, आ रही है। प्रॉब्लम हो रहा था। आ रही है। हाँ, अरमान को तो आवाज आती है। तो तुमको मैं एक किसका ये चैप्टर में सब थे ना तीनों? अरमान तुम भी थे ना हाँ स्टार्टिंग सर। से? तो चलो अच्छा है, हाँ। मसला नहीं होगा। तो कुलसुम तुम्हारे को एक बार मेरे को अलग से पढ़ाना पड़ेगा, 30 मिनट पहले मैं बुला के ना तुम्हारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो भी मैं कवर कर दूंगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी इतना डाउट नहीं आएगा। कॉलिगेटिव का मतलब क्या है? तुम इम्प्योरिटी ऐड करने पर वो जो चार प्रॉपर्टी किसी लिक्विड की बदलती है ना, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वही चीज की स्टडी कर रहे हैं। चलेगा, मैं गो थ्रू करा दूंगा जो जो तुमको डाउट रहेगा। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए ऑस्मोसिस की और ऑस्मोटिक दोनों की। जैसे पत्ते का पानी छोड़ना क्या है, ऑस्मोसिस है या ऑस्मोटिक है? कोई बता सकता है? पत्ते धूप जब गर्मी ज्यादा लगती है तो पत्ते देखो ना पानी लीव करते हैं वेपर फॉर्म में, क्या होगा? Osmosis। नीचे जड़ों में पानी जा रहा है, वो क्या है, ऑस्मोसिस है या ऑस्मोटिक है? सर देखो osmosis मिट्टी से पानी उसमें जा रहा है, बरोबर? कोई दे रहा है। ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक नीचे ऑस्मोटिक होता रहता है। अब देखो बहुत सारे तौर पे देखा है, जो लोगों के पूरे पैर होते हैं पूरे ड्राई हो जाते हैं, कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस है या ऑस्मोटिक है? ऑस्मोटिक। और ये ऊपर वाला स्प्रे जो हो रहा है सैंड में स्प्रे करते हैं ना, Osmosis। ओके। सर वो डायलाइसिस प्रोसेस कौन सा होगा, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक? सर ऑस्मोटिक। और फिश वाला, फिश का जो सांस लेती है, सिर्फ हवा ही लेती है, पानी को छोड़ देती, कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक? Osmosis। ओके, सिंपल है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ऑस्मोटिक के ऊपर। ऑस्मोसिस खत्म, वो बायोलॉजी में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोलते हैं ऑस्मोटिक में 3 टाइप होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसको बोलते हैं? द सोल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन दैट अनदर सोल्यूशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन विद दैट सोल्यूशन। एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 चीज दिखा रहा है। ये जो अंदर वाला बबल्स है ना, उसको हाइपोटोनिक सेल बोला है और बाहर वाले हिस्से को हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोला है। क्लियर? तो बाहर मान लो क्या पड़ा हुआ है, क्या मात्रा जा रहा है, 0.1 यूरिया, तो बाहर यूरिया सोल्यूशन है। और ये जो बबल्स है ना, इसके अंदर सुक्रोज शुगर है। अब देखते क्या होता है। पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, a solution osmotic pressure is higher than another solution। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो बाहर वाला सोल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है हमेशा, आवाज आ रही मेरी? ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, हमेशा अपोजिट होता है ऑस्मोसिस के, हमेशा इम्प्योर से प्योर की तरफ जाती है चीज, इसी को बोलते हैं ना ऑस्मोटिक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो शुगर है वो ज्यादा इम्प्योर है, शुगर सोल्यूशन, ये 0.05 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, बाहर यूरिया है, तो जारी बात है इम्प्योरिटी से प्योर की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो मेरा जो सेल है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो चीज है वो स्मॉल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो अपना हाइपरटोनिक कौन है, यहाँ पे हाइपरटोनिक है अपना 0.1 मोलर यूरिया, और अपना हाइपोटोनिक सेल कौन है, 0.04 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन है। तो चीज कैसे बढ़ेगी, हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। क्लियर? दूसरे एग्जांपल देखिए जरा, इसको एक्सोऑस्मोसिस भी बोलते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन देखते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में उल्टा होगा, बाहर कौन सी चीज की मात्रा है, सुक्रोज है, और अंदर क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन है अपना, ये अपना हाइपरटोनिक सेल है, बरोबर। ऐसे वक्त में क्या होगा, चीज हमेशा कैसे बढ़ती है, इम्प्योरिटी से प्योर की तरफ बढ़ती है, ऑस्मोटिक प्रेशर में यही होता है ना। तो क्या होगा, ये सेल सारा सोल्यूशन सेल के अंदर जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडोऑस्मोसिस हो रहा है। क्लियर? तो जरा मैं इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ये अपना हाइपोटोनिक हुआ, और नीचे वाला यूरिया सोल्यूशन क्या है, ये अपना हाइपोटोनिक हुआ, बरोबर। तो यहाँ पर कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ बढ़ाता जा रहा है। एक करेक्शन करना है, मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, एक मैंने वर्ड गलत ले लिया। यहाँ पर ऑस्मोटिक के ही टाइप है, पर ऑस्मोसिस के बेस पे इसको समझाया जा रहा है, बरोबर।
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या बताया गया कि चीज हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ती है, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और हायर कॉन्सेंट्रेशन का वेपर प्रेशर कम होता है, बरोबर। तो यहाँ पर 0.1 मोलर कौन है, यूरिया है, बरोबर। तो यूरिया कहाँ पर है, यूरिया को क्या बोला है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जो यहाँ पर है पूरे कैपिटेट में फैला हुआ है। और जो ये जो सेल दिखाया है वो क्या है, मेरा 0.05 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन है। अब जाहिर बात है किसकी मात्रा कम है, कॉन्सेंट्रेशन किसका कम है, ये सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, बरोबर। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमेशा चीज हाई वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ बढ़ती है। तो इसी वजह से ये सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्लियर, ओके। तो ये ऑस्मोसिस के बेस पे एक्सप्लेन किया गया है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, तो वापस से देखो सेम एग्जांपल है। इस बार क्या बोल रहा है कि जो सुक्रोज सोल्यूशन है वो बीकर के अंदर फैला हुआ है, बरोबर, और जो यूरिया सोल्यूशन है वो सेल के अंदर। अब यूरिया सोल्यूशन 1 मोलर है और बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है उनकी मोलारिटी कम है, तो हाई प्रेशर कहाँ पे हुआ, अब बीकर के अंदर हाई प्रेशर हुआ और सेल के अंदर क्या हुआ, लो प्रेशर। सोल्यूशन हमेशा कहाँ से बढ़ता है, हाई से लो की तरफ जाता है, इसलिए पूरा जो बाहर का सोल्यूशन है वो सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ऑस्मोसिस के बेस पे एक्सप्लेन कर रहा है कॉन्सेप्ट को, यहाँ के ऑस्मोटिक के बेस पर। क्लियर। अब लास्ट पार्ट में आते हैं। लास्ट पार्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर बाहर के सोल्यूशन की मात्रा और अंदर के सोल्यूशन की मात्रा सेम। अगर दोनों की मात्रा अगर बराबर होगी तो जाहिर बात है कोई प्रोसेस अकर होगा, यहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया ना, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो गया। और दोनों का वेपर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो यहाँ पे ना ही ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस ये सब प्रोसेस होंगे ही नहीं। समझ में आया। प्रोसेस होने के लिए दोनों के वेपर प्रेशर में फर्क होना चाहिए, बरोबर। तो यहाँ पर दोनों के वेपर प्रेशर में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ भी अकर नहीं होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जहाँ पर दोनों चीज की जो वेपर प्रेशर है, दोनों सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक जैसा हो। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आइसोटोनिक। फैज, अरमान, कुलसुम, हाँ सर। क्लियर है। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, देखो इसी चीज को मैं यहाँ पर भी बता रहा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, दोनों सोल्यूशन की जो मात्रा है वो एक जैसी होती है, दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा होता है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, एक की मात्रा सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉलिड की मात्रा कम होती है, दोनों की मात्रा सेम नहीं होती। हाइपोटोनिक में भी सेम चीज देखी गई, दोनों का डिफरेंस एक जैसा नहीं होता, इसी वजह से क्या होता है, हमें डिफरेंस नजर आता है। अब आते हैं लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में। हम लोग यहाँ पे किसका डिस्कशन कर रहे हैं, सोल्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं, बरोबर। और यहाँ पर ये जो लॉ लिखा हुआ है ये लॉ गैस का लॉ है, राइट। गैस का लॉ क्या बोलता है कि कोई भी कंटेनर में गैस है तो वो रैंडम घूमती रहती है, आपस में टकराती है या कंटेनर से टकराती है। और गैस के लिए तीन लॉ बनाए गए। तीन लॉ कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रस लॉ, राइट। ये सारे लॉ के जरिए हम गैस की स्टडी करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जो सोल्यूशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो भी रैंडम मूवमेंट करते हैं, या तो आपस में टकराते हैं या तो कंटेनर से टकराते हैं। तो इनका बिहेवियर, सोल्यूशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल का बिहेवियर और गैस पार्टिकल का बिहेवियर एक जैसा है कि नहीं, दोनों रैंडम मोशन में घूमते हैं और आपस में टकराते हैं या तो कंटेनर से टकराते हैं। अगर दोनों का बिहेवियर एक जैसा है तो दोनों के लिए मैं ये लॉ यूज कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ कर सकते हैं ना। तो हम लोग उसके लिए भी ये लॉ यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रस नहीं करेंगे ना, एवोगैड्रस लॉ, चार्ल्स लॉ को अब इस्तेमाल करके ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपन अभी स्टॉप कर देते हैं आज के लिए इतना। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ